हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग अध्ययन करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं पहला कंडीशन। तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अध्ययन के लिए तीन केसेज हैं, जिनमें पहला केस है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गति करता है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फिगर ए में दर्शाया गया है कि इसमें चार्ज पार्टिकल Q जो है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन में गति करता है, और फिगर बी में दर्शाया गया है कि चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है। तो इस दशा में मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होने की वजह से एफ बी का मान क्या आएगा? जीरो आएगा। ये तो इस केस के लिए हो गया। और फिर है एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन 180। साइन 180 का मान भी जीरो होता है, तो एफ बी बराबर हम जीरो हो गए। तो मतलब यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जीरो कार्य करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो कार्य करता है, इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या एंटी डायरेक्शन में एंटी पैरेलल मोशन करेगा उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक का कोई प्रभाव उस पर कार्य नहीं करेगा। ये ध्यान देना है। तो इस दशा में जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होगा और किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं। चार्ज पार्टिकल जो है पर मैग्नेटिक फील्ड अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। वो आराम से सीधी रेखा में या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में सीधी रेखा में वो चलता जाएगा। हाँ, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसका दूसरा केस देखा जाए, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वाले में, पहले केस में चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मोशन किया तो वहां स्ट्रेट लाइन का पाथ आया, यस, और विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा केस कह रहा है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में यह है कि मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड दर्शाया गया है और चार्ज पार्टिकल यूं प्रवेश करता है, यूं प्रवेश करता है। जब चार्ज पार्टिकल यूं प्रवेश करेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ऐसी दशा में जो फोर्स कार्य करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स कार्य करेगा वो मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो कार्य करेगा मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम फोर्स जो है इसको सर्किल में मोड़ देगा, और सर्किल में मोशन करने के लिए हमें सेंट्राइपिटल फोर्स की रिक्वायर होगी। हाँ, तो ऐसी दशा में हमें सेंट्राइपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी, और ये हो जाएगा mv²/r। ध्यान दें, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल पर इंटर करता है तो मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, ये सत्य बात है। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर इंटर करता है तो ऐसी दशा मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर शेप में लाने के लिए विवश कर देता है, और ये फोर्स सदैव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कार्य करता है
और ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये फोर्स मैक्सिमम है और मैक्सिमम फोर्स ही इसे सर्कुलर शेप में ले आता है। यस, सर्कुलर शेप के लिए हमें सेंट्राइपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी। तो सेंट्राइपिटल फोर्स एफसीपी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये आप लोग जानते हैं। वेयर एम इज द मास ऑफ, वेयर एम where m be the mass of charge particle and r be the radius of circular path। ये है इसके बारे में। तो रिक्वायर्ड सेंट्राइपिटल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। रिक्वायर्ड सेंट्राइपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। यस, तो जो मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्राइपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता, प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। यस, तो इसके बराबर हम लोग कर देंगे। तो ऐसी दशा में एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी। यस, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर एम वी अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी। ऐसी दशा में आर यहां करते हैं, क्यू बी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। वैसे यहां पे एम वी परपेंडिकुलर कहना चाहिए, एम वी परपेंडिकुलर। तो ये जो है एम वी परपेंडिकुलर कहने से क्या है कि हमेशा आपको कंफ्यूजन रहेगा, मतलब वेलोसिटी का हमेशा इस केस में हमेशा जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लिया जाएगा। तो बहरहाल सुविधा के लिहाज से आप भी प्रयोग करेंगे, लेकिन आप मेन फार्मूला जब लिख रहे हैं तो आपको इस टाइप से दर्शाना चाहिए। हाँ, तो यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये आर जो वैल्यू है, अब यहां देखिए ये एम वी जो आया है ये क्या है, मोमेंटम है। हाँ, तो यहां से एक और फार्मूला हमारा मिलेगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन क्यू बी। क्यू अपॉन, इस फार्मूला को देखने से हमें पता चल रहा है कि रेडियस जो है मोमेंटम के प्रोपोर्शनल हो रहा है। चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ये तो कांस्टेंट है। हाँ, अगर मोमेंटम इसी पार्टिकल का, एम मास क्यू चार्ज वाले का जो पार्टिकल है, इसी के अगर मोमेंटम 2 गुना कर दिया जाए, मोमेंटम 2 गुना का मतलब चाहे वेलोसिटी 2 गुना हो जाए या मास 2 टाइम्स हो जाए, तो वेलोसिटी अगर 2 गुना कर देंगे, आप देखिए इस फार्मूले में अगर वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगा तो रेडियस 2 गुना नहीं हो जाएगा। तो वेलोसिटी अगर 2 गुने वेग से आ रहा वही पार्टिकल, तो उसकी सर्किल का शेप जो है रेडियस 2 गुना हो जाएगा। और इसी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी 3 गुना कर दिया जाए तो रेडियस 3 गुना इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेडियस जो है मोमेंटम के, चार्ज पार्टिकल के मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बड़ी बात है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सर्किल का शेप जो है बहुत बदल जाएगा। अगर वो पार्टिकल बहुत धीरे धीरे आता है तो मैग्नेटिक प्रभाव उस पर बहुत हावी हो जाएगा और बहुत छोटा सर्किल बनाएगा। और अगर ये बहुत तेजी से आता है, जाहिर इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जो पार्टिकल चलेगा अपना द्रव्यमान मास लेकर भी चलेगा। तो मोमेंटम अगर बहुत ज्यादा है तो जाहिर है वो पार्टिकल का रेडियस बहुत ज्यादा आएगा। तो ये चीज आपको यहां जानना चाहिए। यस, और कुछ और फार्मूले हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखते हैं। तो यहां देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। यहां से वेलोसिटी निकालते हैं,
तो v इक्वल टू हो जाएगा √2k/m। तो यहां पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, फिर अगला सूत्र प्राप्त करते हैं स्मॉल आर का। स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा m/qb और v परपेंडिकुलर या v के स्थान पे रखेंगे √2k/m। ध्यान दें, अगर इस m को हम अंदर लेना चाहें तो जाहिर है कि वो m स्क्वायर रहा होगा, तभी तो m के रूप में बाहर आया होगा। m स्क्वायर रहा होगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से तो ये 2m के ऊपर आ जाएगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कोई फार्मूला लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 2mk/qb। यस, 2mk/qb। तो QB का कोई लेना देना नहीं, वो स्क्वायर रूट में नहीं रहेगा, वो खुला रहेगा, केवल √2mk/qb होगा इसमें। यस, हाँ, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू ये भी होता है, अगर आपको फार्मूला और चाहिए, K इक्वल टू होता है QV। ये भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां भीड़ करना कोई फायदे की बात नहीं है। अगर आवश्यकता है तो चार्ज के स्थान पे हम लोग प्रयोग करेंगे Q इंटू V, वहां से भी एक नया चेहरा आपको मिलेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, इसमें कुछ और अध्ययन किया जाए। हमने तो केवल रेडियस प्राप्त किया, रेडियस R इक्वल टू mv/qb। तो v परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये लिखे रहेंगे तो हमेशा आपके काम आएगा। इस टाइप से जरूर लिखें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ देखें, तो टाइम पीरियड ज्ञात करना है विद्यार्थी। ध्यान दें, मैं आपसे ये बताया कि अगर 2 गुने वेलोसिटी से अगर मोमेंटम 2 गुना कर देंगे तो सर्किल का रेडियस भी 2 गुना हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर रेडियस 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, जो भी हो गया मोमेंटम के 2 गुना होने से, तो इसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहां यूट्यूब पे तो ये बताया नहीं जा सकता, आपसे पूछा नहीं जा सकता क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप भी कुछ फील करिए, बताइए। यहां पे तो केवल हमको ही बताना है। हाँ देखिए, तो टाइम पीरियड, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, तो डिस्टेंस, ये सर्कुलर पाथ है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr अपॉन v, समय, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका यह r की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो चलिए ज्ञात करते हैं। 2π/v, r इक्वल टू होता है mv/qb। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया 2πm/qb। तो यहां से ये ध्यान दीजिए कि टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इसमें वेलोसिटी आया ही नहीं। अब इसका फील क्या मतलब है, आप सोचो, अगर आप वेलोसिटी 2 गुना कर दोगे तो रेडियस भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो ये पाथ भी तो 2 गुना तय करना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए कि जब वेलोसिटी 2 गुना करोगे रेडियस भी 2 गुना हो जाएगा। ये नीचे वाला 2 गुना 2v, और r भी क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो जाहिर है ऊपर नीचे दोनों 2 गुना 3 गुना हो रहा है, इसीलिए टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान दें, टाइम पीरियड के बाद इसका जोड़ीदार है फ्रीक्वेंसी, वो भी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू होता है 1/T, या यही पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा QB/2πm। QB/2πm, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी इसका अध्ययन हमको कर लेना चाहिए। कोई फार्मूला आए, उसमें कुछ भी रटना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि R इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। अगर आप ये जानते हैं तो इसकी सहायता से सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। टाइम पीरियड भी लोगों को याद ही रहता है, फार्मूला आसान है।
ये जानना है। और काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म भी देख लेते हैं। तो इस फार्मूले की सहायता से हम यहां वेलोसिटी v इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू बी आर अपॉन यम, क्यू बी आर अपॉन यम, वी बराबर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का अध्ययन हम करना चाहें, यहां पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर या 1/2 एम वी स्क्वायर का वहां स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है वी स्क्वायर, ये करना है। तो यहां एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम बचा रहेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है हमें के इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एम, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है। यस। तो सेकेंड वाला केस जो हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो ऐसी दशा में जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर होता है वो मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम फोर्स वेलोसिटी फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन मैक्सिमम वाला जो केस है चार्ज पार्टिकल को, मैक्सिमम फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में ले आता है, मैक्सिमम फोर्स। तो सर्कुलर पाथ में लाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी जो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, प्रदान करता है, देता है। तो उसकी सहायता से हम लोग इतना सब कंसेप्ट ले आए। तो इसका आपको ये ध्यान देना है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो जो मैक्सिमम फोर्स होता है उसके कारण सर्कुलर पाथ होता है। तो सर्कुलर पाथ वी परपेंडिकुलर के कारण होता है, ये जानकारी में आपको होना चाहिए। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो जो पाथ आएगा वो सर्कुलर होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए तीसरा केस और अंतिम केस है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, कोई भी एंगल हो, दोनों चलेगा, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। हाँ, तो जब चार्ज पार्टिकल जो है इस फर्स्ट केस में 0 एंगल पे गया या 180 पे गया तो पाथ स्ट्रेट लाइन मिला। सेकेंड केस में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर गया तो हमें जो पाथ मिला वो सर्कुलर पाथ मिला। और थर्ड केस में ये किसी एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण या न्यून कोण पर ये इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए, हम एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाए हैं और ये वाई एक्सिस है, और इनसे थीटा कोण मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल जा रहा है। चार्ज पार्टिकल हाँ जा रहा है। अब इसका पाथ कैसा होगा? तो इसका जब हम कंपोनेंट लेते हैं तो ये वी कास थीटा है, ये हमेशा स्टेबल रहेगा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका आएगा वी परपेंडिकुलर आएगा वी साइन थीटा, और वी पैरेलल आएगा वी कास थीटा। पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लिया गया है, और वी परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे वी साइन थीटा है। जो वी परपेंडिकुलर है वी साइन थीटा, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा, ये लूप बनाएगा, ये सर्किल बनाएगा, जबकि ये वी पैरेलल या वी का थीटा इस लूप को आगे की ओर ले जाएगा। ये पहला वाला केस। अब समझिए दोनों केस कंबाइन हो गए जो हम अब तक पढ़े हैं, परपेंडिकुलर वाला केस और ये पहला केस जीरो वाला। तो ये वाला तो स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाता है और ये सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करता है। तो जाहिर है दोनों का प्रभाव कंबाइन होगा। कंबाइन प्रभाव की वजह से एक तीसरा पाथ मिलेगा हमको, वो नया होगा। वो पाथ कैसा होगा? उस पाथ का नाम है हेलिकल पाथ। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं उसको। जितना हम बनाए थे तो आपको ये चीज दिखाना था, इसलिए हम नहीं बनाए। तो देखिए, तो हेलिकल पाथ ही यूं रहेगा, यस, इस टाइप से।
तो यहां ये इस टाइप से ये हेलिकल पाथ है। इस पाथ का नाम है हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ, ये कर्व जो है हेलिकल पाथ कहलाता है। अब ये देखिए, ये पिच है, इसे पी से दर्शाते हैं। हाँ, इतनी जानकारी यहां पे। अब फिगर आपको कंफर्म हो गया है। ये एक्सिस ऑफ हेलिक्स है, इसका एक्सिस कहलाता है। अब यहां का जो रेडियस आएगा वो ये आएगा। यहां पे सर्किल भी बन रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा की वजह से, और वी कॉस थीटा की वजह से ये आगे भी बढ़ रहा है। तो दोनों चीज एक साथ हो रहा है। तो यहां भी हमको सब कुछ फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए शुरू किया जाए। रेडियस से शुरू करते हैं, बाकी सब कुछ हो गया है। इसमें यहां ध्यान देना है, वी साइन थीटा की वजह से ये सर्कुलर पाथ बनाता है, जबकि वी कॉस थीटा की वजह से ये आगे बढ़ाता है। तो ये दोनों का कंबाइंड रूप जो हमें प्रदान करता है शेप, तो इसकी वजह से आता है हेलिकल पाथ, दोनों कंबाइन होने की वजह से। तो इस दशा में रेडियस देखते हैं, एक एक चीज का अध्ययन करते हैं। हाँ, सर्कुलर पाथ जो होगा उसका रेडियस क्या आएगा? तो जाहिर है कि अगर वही वेग है जिससे पहले वाला सर्किल मिला था, तो ये वेलोसिटी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, तो ये सर्किल का शेप पहले से क्या आएगा? थोड़ा कम आएगा। तो आर डैश भी लिख सकते हैं। तो फिर मैं दे दिया, आप हम लोग आर ही लिखेंगे। हाँ, आर इक्वल टू जो फार्मूला है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ये चीज है। तो यहां से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। वी परपेंडिकुलर, अब यहां क्या है जो सर्किल बनाता है, तो आप देख लीजिए क्या है। तो एम वी परपेंडिकुलर कितना है? वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये रहा आर का फार्मूला हेलिक्स वाले केस में। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सर्किल में लिया जाएगा। और यहां भी टाइम पीरियड वगैरह बाकी सब कुछ हेडिंग वैसे पहले जैसा रहेगा। तो टाइम पीरियड का अध्ययन करते हैं। वेलोसिटी आर हो गया। अब टाइम पीरियड पे गौर करते हैं। तो टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। जब डिपेंड नहीं करते तो फार्मूला अलग कैसे आएगा? फार्मूला अलग नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखना ही चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, फार्मूला अलग नहीं आएगा। तो लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं 2 पाई आर अपॉन वी, तो यहां देख सकते हैं हर वैल्यू आप देखेंगे। तो 2 पाई आर के स्थान में, तब तो ये वैल्यू आपको रखना होगा एम वी अपॉन एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये हो गया। चलिए वी का स्थान पे फिर वही चीज, वी तो यहीं से निकलेगा, तो हो जाएगा, हाँ, तो वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाला लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो तब भी कुछ मिला ही नहीं हमको। वी साइन थीटा कैंसिल हो गया। तब भी हमको फार्मूला क्या मिल रहा है? वही पुराना वाला मिल रहा है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो कोई मतलब नहीं था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप आर के स्थान पे रख रहे हो, आर के स्थान रखे एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी रख दिए, और वेलोसिटी वी के स्थान पे क्या रखा जाएगा? कंपोनेंट रखा जाएगा वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा फिर कैंसिल होगा, यही आ गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी चाहते हो तो यही उसका उल्टा हो जाएगा। तो वहां कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपका हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी इक्वल टू, अभी ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ, अब एक तीसरी चीज जो हमको जानना है, नया है, वो है पिच।
पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। तो यही पिच है, ये पिच हो गया, एक पिच ये हो गया, एक पिच एक। मतलब वन टाइम पीरियड में जितना एक्स एक्सिस पे वो चलता, वन टाइम पीरियड में जितना एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करता है, उसी को कहा जाता है पिच कहा जाता है। तो इसे पी से इंडिकेट करते हैं, तो ये पी इक्वल टू हो जाएगा वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। ध्यान दें, पिच निकालने के लिए वन टाइम पीरियड में जितना एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता है, उसी को कहा जाता है वन पिच। ये सब वन पिच है। यस, तो ये निकाला कैसे जाएगा देखेंगे। वी पैरेलल अब की बार इस एक्सिस में पिच निकल रहा है, एक्स एक्सिस में, तो उसका वेलोसिटी भी यही वाला लिया जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में ले जाने के लिए यही केवल रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉस थीटा। वी पैरेलल इसे कहा गया। तो यहां लिखेंगे वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड 2 पाई एम अपान क्यू बी है, 2 पाई एम अपान क्यू बी। ये पिच पी बराबर है। तो ये फार्मूला जानना चाहिए आपको। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, और जितना हमें बताना था हम बता चुके। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।